अजीजा ने मन आपको आपके भाई आदिल राजा का सलाम पहुंचे। मैं आपको खुश आमदीद कहता हूं। सोल्जर स्पीक्स के ऊपर हमारे साथ एक नहायत खसूसी मेहमान आज मौजूद हैं, रॉबिंदर सचदेव साहब। रॉबिंदर सचदेव साहब किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। रॉबिंदर सचदेव साहब जो हैं वो फाउंडिंग प्रेसिडेंट हैं इमेज इंडिया के। उसके अलावा वर्ल्ड इकोनॉमिक जो हैं वो अथॉरिटी समझे जाते हैं जियोपॉलिटिक्स के ऊपर। जियोपॉलिटिक्स के अलावा आप अथॉरिटी हैं इकोनॉमिक अफेयर्स के ऊपर भी। आपने ट्रंप के ऊपर एक खास किताब लिखी है जो आपके पीछे इस वक्त कंधे पे नजर भी आ रही है, ट्रंपटोपिया। तो इसके तारुफ के साथ मजीद तारुफ हम क्या कराएं, क्योंकि अगर हम तारुफ कराने बैठ गए तो उस पूरा प्रोग्राम उसी के ऊपर निकल जाएगा। हम वेलकम करते हैं रॉबिंदर सचदेव साहब को। वेलकम टू द शो वंस अगेन सर। Thank you, Adil ji. Such a pleasure to be with you. You're such a gracious host and such a brilliant and insightful analyst. आपके साथ definitely a pleasure and thanks for the gracious introductions. माय प्लेयर सर दो तीन इश्यूज के ऊपर बात करनी है। एक तो इंडिया के अंदर जो इमरान खान की हमायत में इंडियन क्रिकेटर्स बड़ा खुल के बात कर रहे हैं। इंडिया एक बहुत बड़ा मुल्क है, इसमें कोई शक नहीं है। हमें पाकिस्तान में बताया गया कि इंडिया हमारा दुश्मन है, इंडिया में बताया जाता है पाकिस्तान दुश्मन है। लेकिन पाकिस्तान के अंदर इस वक्त अगर कोई पाकिस्तान की सपोर्ट में पाकिस्तान से बाहर कोई स्टेट लेवल के ऊपर कहना चाहिए कोई आवाज वाकई उठाई जा रही है। यूरोप में कोई नहीं बोल रहा, अमेरिका में ऑफिशियल, मैं स्टेट की बात कर रहा हूँ, स्टेट लेवल के ऊपर या ऑफिशियल लेवल के ऊपर कोई बोलता नजर नहीं आता। या सेलिब्रिटीज के लेवल के ऊपर अमेरिका में तो ठीक है, पाकिस्तानी डायस्पोरा तो कोशिश कर रहा है, लेकिन विजिबली इंडियन क्रिकेटर्स ने जिस तरह इमरान खान के हक में आवाज उठाई है, वो क्यों उठाई है वो तो हमें पता ही है। लेकिन जवाब में इल्जाम ये लगाया जाता है कि इसलिए उठा रहे हैं कि ये जी मामलात को मजीद खराब करना चाहते हैं, पाकिस्तानियों को इंस्टिगेट करना चाहते हैं। क्यों आपको लगता है कि इमरान खान के हक में जो है वो आवाज इंडिया के अंदर इतनी शिद्दत से अब उठती नजर आती है? व्हाट डू यू थिंक अबाउट इट? थैंक यू। कपल ऑफ रीजंस। देखिए, एक तो इमरान खान ऑफ कोर्स बहुत ही जानी मानी पर्सनालिटी है इंडिया में। ओके, जितना आपके पाकिस्तान में होंगे ऑब्वियसली ज्यादा होंगे वहां पर ऑलमोस्ट इंडिया में भी बहुत जाने वाले हैं। सेकेंडली, जिस तरह से ये पॉलिटिक्स में आए, ओके, ये ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स से नहीं था। ये आया शुरू में इसने अपनी मदर के नाम पे कैंसर हॉस्पिटल वगैरह बनाया, तो आया तो बड़े अच्छे मंशा से था इन अ वे। दैट्स जो हमें इंडिया में दिखता है कि पाकिस्तान में मैं चेंजेस लाऊंगा, ये वो। इनफैक्ट जब पहली बार ये प्राइम मिनिस्टर बना था, आई थिंक आई रिमेंबर, इसने कहा था कि हमें जंग आपस में नहीं लड़नी, हमें जंग पावर्टी से लड़नी है। तो वो उसकी उसके जो विचार थे इंडिया में बहुत रेजोनेट हुए। पर उसके बाद हम दोनों देशों में कुछ हार्श रियलिटीज हैं, तो वो डिस्टेंस होता गया। उसके बाद आई थिंक इमरान खान के प्रति इंडिया में सेंटिमेंट और थोड़ी और जागी वंस ही वाज इन द ऑपोजिशन, या जब ही लॉस्ट द प्राइम मिनिस्टरशिप, राइट। उसके बाद जिस तरह से ये आकर के इसने अपनी स्ट्रीट में ले गया अपनी फाइट को, डेमोन्स्ट्रेशंस करी, प्रोटेस्ट करी इत्यादि। उसके दो रीजन थे ऑब्वियसली। वन, इंडिया में हमें ये लगता है कि पाकिस्तान का एक एलीट है जो चलाता है, जो फ्यूडल सिस्टम चला आ रहा है उसी को वो कंटिन्यू करते हैं, एंड वो बाकी वाइडर अवाम के लिए कुछ ज्यादा नहीं करते। और ऑब्वियसली हमें ये है कि वो इंडिया के खिलाफ साजिशें रचते हैं। तो उस ढांचे को चैलेंज अभी तक किसी ने करा नहीं था जिस तरह से इमरान खान ने करा, कि करप्शन इन द हाईएस्ट ऑफ द प्लेसेस। वो एक आई थिंक वो एक कॉर्ड स्ट्राइक करा है इंडिया में। एंड देन टू सम एक्सटेंट और टू अ लार्ज एक्सटेंट, आई थिंक अगेन आई एम टॉकिंग ओवरऑल इंडिया में, जो शायद हमें दिखता है, एटलीस्ट मुझे दिखता है कि शायद काफियों को दिखता होगा, जिस तरह से इमरान खान ने परस्यू करी अपनी प्रोटेस्ट और जिस तरह के साथ इसके साथ रवैया करा गया, जिस हाई हैंडेडनेस के साथ कोर्ट्स ने, केसेस ने, जो भी हुआ इसके साथ करा गया, तो कंटिन्यूइंग एक तरफ से दिखता है। और हमें यह भी दिखता है कि इसका अच्छा खासा पॉपुलर सपोर्ट है ऑन द ग्राउंड, राइट।
तो इन सब चीजों को कंबाइन करके के देखे तो इंडिया में ये था कि एक तरह का ये अंडरडॉग है, प्रोटेस्ट कर रहा है, फाइट कर रहा है अगेंस्ट एलिटिस्ट एस्टैब्लिशमेंट, और वो एलिटिस्ट एस्टैब्लिशमेंट ऑब्वियसली अपने अपने अपनी गेम्स के चलते इसको दबा रही है। तो उसके चलते इन सब चीजों कॉम्बिनेशन में आई थिंक इंडिया में इमरान खान के लिए एक पॉजिटिव सेंटिमेंट है। और उसकी एक्सप्रेशन देखिए, स्टेट जैसे आप कह रहे हैं, कोई स्टेट क्या कहेगा, मैं स्टेट की बात नहीं कर रहा, इंडियन स्टेट क्या कहती है, क्या कहेगी, बट अगर आप कहें यस यू आर राइट, दुनिया भर में अगर आप देखें तो किसी भी देश में अवाम कहीं शायद इतना इमरान खान को की वेल विशर नहीं है जितना कि इंडिया में है। और स्पेशली फिर हमारे क्रिकेटर्स, ऑब्वियसली वो सेलिब्रिटीज हैं, क्रिकेट का एक अपना बॉन्ड होता है, चाहे हम दोनों देशों की राइवलरी है पर एक लेवल में बॉन्ड भी है। और कहीं हम सोचते हैं कि आगे जाकर के जो पीपल टू पीपल रिश्ते बढ़ेंगे इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, कल्चर तो हम लोगों की ऑब्वियसली एक बहुत ही बड़ा मेन फैक्टर है हम दोनों देशों के आपस में कॉमनैलिटी का, बट क्रिकेट एक इंटरेस्टिंग स्लाइस है उस पार्ट का। तो आई थिंक कुछ क्रिकेटर्स जिन्होंने भी ये उसके सपोर्ट में कहा है, वो एक कुछ हद तक मुझे लॉजिकल दिखता है, क्योंकि ये जो क्रिकेटर्स कह रहे हैं इंडिया में, ये केवल अपना इंडिविजुअल नहीं कह रहा है, मेरे को लगता है, एंड दैट इज सो। ये जो एक्सप्रेस कर रहे हैं, ये एक्सप्रेस इसलिए कर रहे हैं क्योंकि ये जो इंडिया में क्रिकेटर्स हैं, ये इंडिया की ओपिनियन भी तो देखते हैं। दे विल नॉट से समथिंग जो इन्हें लगे कि इंडिया के अंदर पब्लिक ओपिनियन के खिलाफ हो जाएगा, वही कॉमन सेंस, राइट? सो व्हेन दे आर सेइंग समथिंग इन विद कंसर्न अबाउट इमरान खान, आई थिंक वाइडर पूरा देश के काफी सारे लोग, पूरा देश तो नहीं कह सकते, बट बहुत सारे लोग इंडिया में सिमिलरली फील करते हैं। थैंक यू फॉर दिस कैंडिड आंसर। रॉबिंदर सचदेव साहब, मुझे ये बताइएगा कि इससे पहले कि आप ट्रंप स्पेशलिस्ट हैं, आपने उन पे किताबें लिखी हैं, और जिस तरह हम पंजाबी में कहने ने कि जो यहाँ पे माजरत के साथ इन अल्फाज को इस्तेमाल करने का, लेकिन ये हमारी लैंग्वेज है, वो कहने ने मरासियां दा मुंडा गया है साडा उधर ट्रंप कोल, जो इस वक्त आसिम मुनीर रजीम जिस तरह ट्रंप को हैंडल कर रही है और लगता है बड़ा सक्सेसफुली मैनेज कर रही है, अब ट्रंप इनसे खेल रहा है या ये ट्रंप से खेल रहे हैं। इससे पहले मैं आना चाहूंगा कि जो इंडिया की ट्रेड डील्स हुई हैं, एक के ऊपर एक, पहले यूके से, उसके बाद अमेरिका से, फिर यूरोपियन यूनियन से, लेटेस्ट फ्रांस के साथ, और अपनी टर्म्स के ऊपर आप कर रहे हैं। हम समझ रहे थे कि आप वो फाइटर जेट की डील जो है अमेरिका को दे देंगे, वो आपने डील फ्रांस को दी। प्रेसिडेंट ट्रंप जो है वो आपके जेट्स बढ़ाते जा रहे हैं जो गिर गए थे इंडिया पाकिस्तान वॉर के अंदर, वॉर थी या जो कुछ भी आप उसको कहना चाहेंगे। बट ये जो ट्रेड डील है, ये विजिबली इंडिया अपनी टर्म्स के ऊपर करता हुआ नजर आ रहा है, और फायदा तो इसका इंडिया को ही होगा, इसमें तो कोई शक नहीं है, इंडियन इकोनॉमी को होगा, इसमें भी कोई शक नहीं है। लेकिन क्या मेजर फायदा इंडियन इकोनॉमी को होगा, ब्रीफली, लेकिन मोर इंपॉर्टेंटली सर, इस ट्रेड डील्स का इस इंडिया साउथ एशियन रीजन के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट होगा, खास तौर पे बांग्लादेश के ऊपर, एंड देन आप पाकिस्तान के ऊपर, और इवन आगे चल के अफगानिस्तान के ऊपर भी, लेकिन अफगानिस्तान जरा थोड़ा सा साउथ एशियन रीजन से बाहर आ जाता है। स्पेसिफिकली साउथ एशिया के ऊपर इन ट्रेड डील्स का क्या इम्पैक्ट होगा, और इसकी डायनेमिक्स क्या है इन ट्रेड डील्स की सर? थैंक यू वेरी मच। मे बी एक एक डील को हम अलग अलग से लेते हैं, राइट? तो लेट्स से अभी जो ईयू इंडिया का फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है ना, ईयू इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है, ये कवर करता है गुड्स एंड सर्विसेज ऑल्सो, राइट? सर्विसेज यानी कि प्रोफेशनल्स की मूवमेंट। इंडिया से नॉर्मली यूरोप के लिए वीजा मिलना इतना आसान नहीं होता था, देते थे तो लंबे 2 हफ्ते बाद आपको मिलता था, 1 महीने बाद वीजा मिलता था, वो भी सिंगल एंट्री मिलता था। प्रोफेशनल्स जाते थे, उनको डिलेड होता था, हमारे यहाँ की डिग्रीज रिकॉग्नाइज नहीं होती थी वहां पर, राइट? तो ये सारी चीजें जो हैं, ये भी इस यूरोप के साथ जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है उसमें सॉर्ट आउट होंगी। तो यूरोप इंडिया का जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट है, रियली एक बहुत वाइड और एनकम्पासिंग है। इसका मोटा मोटा इंडिया के सेंस में हम ये सोच सकते हैं कि ईयू इंडिया का भी बायलैटरल ट्रेड बोथ वेज इज अराउंड मोटा मोटा $200 बिलियन। अब टारगेट या होप या एम ये है कि विद दिस फ्री ट्रेड एग्रीमेंट इन द नेक्स्ट 5 या 6 साल आपको ये $350 बिलियन पहुंचेगा दोनों तरफा ट्रेड। ओके, तो ट्रेड के वॉल्यूम इंक्रीज होगा।
अब इसमें यस हमें भी कुछ फायदा हो, कुछ फायदा यूरोप को भी होगा। यूरोप की विस्की एंड कार्स इत्यादि चॉकलेट्स इंडिया में सस्ती आएंगी क्योंकि उन पे इंपोर्ट ड्यूटी कम पड़ेगी, राइट। तो उनके एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे एटलीस्ट उस आइटम्स के और काफी और आइटम्स के, इंजीनियरिंग आइटम्स वगैरह के। सिमिलरली इंडिया के जो एक्सपोर्ट्स हैं यूरोप को, और इंडिया का एम्फेसिस रह रहा है यूरोप के साथ भी और अमेरिका के साथ भी जो ट्रेड एग्रीमेंट्स हो रही है हमारी, कि हम उन सेक्टर्स को ज्यादा पुश करें जो कि लेबर इंटेंसिव हैं, जिनमें ज्यादा जॉब्स जनरेट होती हैं, राइट, लाइक टेक्सटाइल्स, गारमेंट्स एंड अपैरल्स, फुटवेयर, हैंडीक्राफ्ट्स इत्यादि। क्योंकि इनके जब एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगे तो फिर ऑब्वियसली नंबर ऑफ जॉब्स भी बढ़नी चाहिए ना। ओके, तो यूरोप में तो बायलैटरल ट्रेड में दोनों में $350 बिलियन टारगेट है इस डील के होने से, तो वो एक सब्सटैंशियल जंप हो जाती है टू वे इकोनॉमिक मोमेंटम में। और ध्यान रखिए यूरोप के साथ जो हमारा फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हुआ है 2008 से बात चल रही थी, 2008 या 7 में बात शुरू हुई थी, 3-4 साल चली थी, फिर रुक गई थी, फिर 2018 में फिर शुरू हुई, फिर रुक गई कोविड के बाद, फिर शुरू हुई, और पिछले 1-2 साल में इसमें ज्यादा मोमेंटम आया क्योंकि ट्रेड डील्स एज यू विल अंडरस्टैंड और आपके दर्शक भी अच्छे से समझते हैं बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती है। ट्रेड डील इज नॉट ओनली कि इंपोर्ट ड्यूटी कितनी होगी हमारी या आपकी, वो जो है टैरिफ बैरियर्स हो गए, उसके अलावा सारी कैटेगरी होती है नॉन टैरिफ बैरियर्स की, जिसमें कि आप हमारे स्टैंडर्ड्स मानेंगे या हम आपके स्टैंडर्ड्स मानेंगे, राइट। हमारी एजुकेशन डिग्रीज आपके यहाँ कैसी मानी जाएंगी, हमारे यहाँ कैसी मानी जाएंगी, कस्टम्स के क्या प्रोसेस होंगे, कौन सी मार्केट कितनी ओपन होगी हमारे लिए या नहीं आपके लिए, कस्टम क्लियरिंग, तो ये सारे नॉन टैरिफ बैरियर्स हैं। तो नॉन टैरिफ बैरियर्स को स्मूदन आउट करते हैं तो फिर ट्रेड थोड़ा जैसे ग्रीस जल जाती है तो अच्छा चलता है। तो ईयू इंडिया के बीच में मोटा मोटा देखिए 200 से लेकर $350 बिलियन पहुंचेगा गुड्स एंड सर्विसेज दोनों का मिला के। उधर अमेरिका से जो डील हुई है हमारी, अमेरिका से डील जो हमारी हुई है वो केवल गुड्स की हुई है, उसमें सर्विसेज पार्ट नहीं है। ओके, सर्विसेज हालांकि हमारा अमेरिका में एक बहुत बड़ा कंपोनेंट है, आईटी सर्विसेज का बिजनेस इंडिया का, पर उसमें सर्विसेज का कंपोनेंट नहीं है। और जो गुड्स में भी बात हुई है उसमें कुछ सेक्टर साइड में रखे गए हैं। बाय द वे यूरोप के साथ भी जो डील हुई है उसमें भी कुछ सेक्टर्स में साइड में रखे गए हैं, डेयरी एंड एग्रीकल्चर। ओके, एग्रीकल्चर खासकर यूरोप के साथ, जिसमें क्योंकि यूरोप भी अपने फार्मर्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है सब्सिडीज इत्यादि से, हम भी करना चाहते हैं। तो अगर फ्री ट्रेड हो जाता तो उनके फार्मर्स भी प्रोटेस्ट करते, हमारे भी करते। तो दोनों साइड्स ने कॉमन सेंस में करा कि ओके एग्रीकल्चर को साइड में रखो, इसके अलावा बाकी सारी जितनी चीजें में कॉमनैलिटी बने करें। सिमिलरली अमेरिका के साथ जो हमारी डील हुई है, अमेरिका के साथ भी अगेन बायलैटरल ट्रेड हमारा मोटा मोटा अगेन मोर और लेस 200 बिलियन डॉलर है। और उसमें ये टारगेट है कि इस डील के जरिए दोनों देशों का टारगेट है दैट बाय द ईयर अगेन 5 या 6 सालों में टारगेट है कि 500 बिलियन पहुंचेगा। तो यूरोप इंडिया ट्रेड जो है अभी 200 बिलियन का, वो 350 बिलियन 5-1 साल में पहुंचना चाहिए, 5 नहीं तो 6 में। और अमेरिका के साथ जो ट्रेड डील है वो पहुंचना, जो भी हमारा $350 बिलियन बायलैटरल ट्रेड है, सॉरी हाँ, अमेरिका के साथ वो $500 बिलियन का पहुंचना चाहिए। तो दोनों के बिग पिक्चर गेम्स हुए। तो जब इतने होंगे तो ऑब्वियसली इट विल क्रिएट मोर जॉब्स, मोर इकोनॉमिक ग्रोथ एक्सेट्रा इन बोथ कंट्रीज। अमेरिका को भी फायदा होगा, अमेरिका के एक्सपोर्ट्स इंडिया में बढ़ेंगे, उनकी भी ड्यूटीज कम आ गई, 18% आ जाएंगी, बायलैटरल हमारी भी है। और अमेरिका के साथ भी ट्रेड में हमने एग्रीकल्चर को, डेयरी को तो बिल्कुल मेंशन ही नहीं है, कोई डेयरी का नहीं खुलेगा हमारा सेक्टर, और रिवर्स हमारी डेयरी भी अमेरिका में जाने की कोई चेंजेस नहीं है, जितनी ड्यूटीज थी, जितने रिस्ट्रिक्शंस थे वहां है, यहाँ दोनों तरफ रहेंगे। एग्रीकल्चर में यहाँ हमने कुछ खोले हैं, और एग्रीकल्चर में बट हमने जो खोले हैं वो सोयाबीन ऑयल है, फ्रेश फ्रूट्स एंड प्रोसेस्ड फूड्स है, एंड सम एडिशनल आइटम्स। इसमें थोड़ी कंट्रोवर्सी हो गई थी कि जो ट्रेड, इस डील का जो जॉइंट स्टेटमेंट आया था शुरू में उसमें कोई ज्यादा मेंशन नहीं था, बट वहां से व्हाइट हाउस ने एक अपना वन पेजर 2 पेजर निकाल दिया था 2 दिन बाद, उसमें उन्होंने ऐड कर दिया था एंड सर्टेन पल्सेस। तो इंडिया में बड़ा बवाल उठा कि व्हाट डू यू मीन बाय एंड सर्टेन पल्सेस, एवरीथिंग इज ओपन, कुछ भी हो सकता है। बट देन उसके 2 दिन बाद फिर करेक्शन हुआ तो उसमें वो सर्टेन पल्सेस वर्ड हटा दिया गया है। तो मोर और लेस आइटम्स हैं डिफाइंड है बिटवीन द यूएस एंड इंडिया। गुड्स में
जिन पर ड्यूटीज कम करी गई हैं, और इनमें से कुछ ड्यूटीज ऐसी भी अमेरिका कह रहा है जो कि 0% चली जाएंगी टेक्सटाइल्स एंड जेमस्टोन्स को लेकर के। वो अभी 18 जो है वो 0 तक जा सकती हैं। ये इम्पोर्टेंट सर एस्पेक्ट है। या डेफिनेटली एक पॉइंट और इसमें है कि इंडिया ने इंटेंशन कहा है, इंडिया का इंटेंशन है, डील एज पार्ट ऑफ द एग्रीमेंट, कि इंडिया अगले 5 सालों में $500 बिलियन का सामान अमेरिका से खरीदेगा। टारगेट अलग है कि 2 वे ट्रेड, एक साल में 500 बिलियन का हो जाएगा, हर साल 500 बिलियन का 2 वे ट्रेड होता रहेगा, 2 वे आफ्टर अबाउट 5 इयर्स। बट उसके अलावा यह है कि अगले 5-1 सालों में इंडिया अमेरिका से करीब $500 बिलियन का इंपोर्ट करेगा। भाई हर साल हम इंपोर्ट करते हैं, अभी हम एक्सपोर्ट करते हैं करीब 90-95 बिलियन डॉलर, 90 to 95 बिलियन डॉलर्स वी एक्सपोर्ट, एंड वी इंपोर्ट अराउंड 40 बिलियन डॉलर्स वर्थ फ्रॉम द यूनाइटेड स्टेट्स. So that means every year we'll be importing, let's say, around $100 billion of imports, which will then go into total that 2-way 500 target. The confusion there was 2 or 3 confusion. One was that first, the first time the joint statement came, it said India intends to buy from the United States energy, aviation, engineering, and some other items it had mentioned, up to $500 billion intends to buy. State Department, after 2 days, when they gave out their version, in that they wrote India commits to buy. उसमें फिर there was a dispute, ये कहेंगे, difference of opinion, कि we have not committed to buy, we have said we intend to buy. तो I mean intention और commitment में बहुत gap होता है. So then the language, the word was again changed back कि India intends to buy. So India intends to buy around $500 billion of American goods in the next 5 years as part of this deal. So these are the big picture benefits. If we go by what's the aim and objective of both sides, European Union, India, FTA going from $200 billion to $350 billion in the next 5 years. And with America around $210 or so going to $500 billion in the next 5 to 6 years. So that's substantial jump in 2-way trades, which translates then into, of course, jobs, bottom line jobs, economic development and jobs. सर आपने बड़ा क्लियरली आम अल्फाज में मैं बात करूंगा कि इंडिया अपनी जो है वो जॉब्स मार्केट बढ़ाएगा, अपनी जॉब्स एम्प्लॉयमेंट जनरेट करेगा। देन जो सबसे इंपॉर्टेंट रीजनल, मेरा जो क्वेश्चन का दूसरा पार्ट था, पाकिस्तान भी इस वक्त टेक्सटाइल इंपोर्ट के ऊपर उसकी बैकबोन है। इस वक्त जो थोड़ा बहुत इंपोर्ट चल रहा है, जाहिर बात है इंडिया के साथ मैच नहीं है, बट बांग्लादेश तो सर जो है वो लीडर है यूरोप के अंदर भी इस वक्त, कम से कम हम यही देखते हैं जो टेक्सटाइल इंपोर्ट्स हैं उसकी। और अगर आप टेक्सटाइल इंडिया 0% टैरिफ के ऊपर ले आया, यूरोप के साथ भी, अमेरिका के साथ भी, और सूरत में इंडस्ट्री भी आपकी बहुत बड़ी तो मौजूद है ही, तो फिर इसका जो आपका इम्पैक्ट है ट्रेड डील का, वो उस पाकिस्तान के ऊपर और पाकिस्तान की ट्रेड पे और बांग्लादेश की ट्रेड के ऊपर तो फिर बड़ा जो है वो होलनाक और खौफनाक होगा वहां पे। तो क्या, व्हाट इज द फ्यूचर फॉर पाकिस्तान एंड बांग्लादेश इस इन हालात के अंदर? इवन श्रीलंका भी सर, वहां भी, लेकिन उनका खैर इतना ज्यादा हम नहीं देखते। मैं प्रैक्टिकली स्पीकिंग बात कर रहा हूँ, पूरे की पूरी यूरोपियन मार्केट जो है वो तो बांग्लादेश के प्रोडक्ट से भरी हुई है। हाई एंड प्रोडक्ट पाकिस्तान का भी है जो कि पिछले 3 सालों में बड़ी तेजी के साथ उसमें डिक्लाइन आया है, लेकिन जो थोड़ा बहुत उनका जो चल रहा है पाकिस्तान का, वो भी टेक्सटाइल सेक्टर चल रहा है। और बांग्लादेश तो मैसिव टेक्सटाइल बैकबोन है उसकी इकोनॉमी की। तो क्या ये इंडियन ट्रेड डील्स जो हैं ये वाइप आउट कर देंगी उन सेक्टर्स को, या अपने सबसर्विएंट करेंगी, या आपको लगता है कि ये अब कंपीट, जाहिर बात है ग्लोबल तो मार्केट कंपीट करती हैं, कंपटीशन के काबिल नहीं रहेगा पाकिस्तान और बांग्लादेश का जो इस वक्त टेक्सटाइल इंपोर्ट सेक्टर है? क्या लगता है आपको? नहीं, डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, बट अलग अलग इम्पैक्ट होगा। थोड़ी नुआंसेस हैं, एज दे से देयर व्हील्स विद इन व्हील्स आल्सो। पाकिस्तान पर डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा, बांग्लादेश में मैं लगाता हूं, पाकिस्तान पर डेफिनेटली इम्पैक्ट होगा। देखिए, पाकिस्तान का एक्सपोर्ट्स में से करीब 50% एक्सपोर्ट्स आपका शायद टेक्सटाइल्स है, राइट, 40 to 50%। उसके अलावा कुछ हो रहा है, बट 50% आपका एक्सपोर्ट टेक्सटाइल्स है। उस पे फर्क पड़ेगा।
ओके, दैट इज वन। एलिमिनेट होंगी नहीं हम कह सकते, बट हाँ यूरोप में डेफिनेटली, यूरोप में ज्यादा नुकसान होगा पाकिस्तान को एज कंपेयर टू अमेरिका, क्योंकि अमेरिका में आपके टेक्सटाइल्स की 19% है ड्यूटीज, आई थिंक हमारी 18 है, बट अगर हमारी 18 से एग्रीमेंट में 18 से दे कुड गो डाउन, ओके, सो देन ज्यादा पड़ना शुरू होगा अमेरिका में, अमेरिकन एक्सपोर्ट्स आपके लिए नुकसान, बट यूरोप में आपके लिए स्ट्रेट ऑफ द बैट ज्यादा नुकसान होगा। जहां तक बात रही रिगार्डिंग बांग्लादेश, बांग्लादेश में भी अमेरिका ने यह कहा है कि उनकी टेक्सटाइल एक्सपोर्ट्स पर भी 0% आ सकती है ड्यूटी पर। उसमें अमेरिका ने कंडीशन ये लगाई है कि बांग्लादेश शुड बाय द रॉ कॉटन फ्रॉम अमेरिका। अमेरिका की कॉटन एक पर्टिकुलर थोड़ी लंबी स्टेपल की होती है, राइट? वो अमेरिका से अगर बांग्लादेश कॉटन खरीदेगा, उससे गारमेंट्स बनाएगा और एक्सपोर्ट करेगा, तो उस पर 0% ड्यूटी है, राइट? बात यह है कि वो कितनी बड़ी पोर्शन है ऑफ द टोटल मार्केट। नाउ इधर बांग्लादेश जो है अभी इनफैक्ट इंडिया से कॉटन लेता है, ओके, जो हमारी शॉर्टर कॉटन है, और उस कॉटन से गारमेंट्स बना करके एक्सपोर्ट करता है। तो बांग्लादेश की उस मिक्स पे फर्क पड़ेगा कि वो कितना अमेरिका से इंपोर्ट करे, बट याद रखिए अमेरिका से अगर वो कॉटन इंपोर्ट करेगा, दैट कॉटन विल बी मोर एक्सपेंसिव, ओके, दैट्स लॉन्गर, बट या वो जो गारमेंट्स बनेंगे वो थोड़े हाई एंड गारमेंट्स है, तो उनकी सेलिंग प्राइस भी हाई होती है, राइट? बट ऑन दी अदर हैंड जो ये शॉर्टर स्ट्रैंड वाली कॉटन है, उसमें तो वी विल देन गिव अ गुड कंपटीशन टू बांग्लादेश, क्योंकि वो हमारी कॉटन से वो बनाएगा, उसके ऊपर कितनी ड्यूटी है, और उसी कॉटन से हम बनाएंगे, हम पे क्या ड्यूटी है। तो अमेरिका की अमेरिकन मार्केट में वी विल फाइट इट आउट। अगेन बांग्लादेश को भी यूरोपियन मार्केट में नुकसान होगा, क्योंकि वी हैव अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट देयर, सो बोथ पाकिस्तान एंड बांग्लादेश विल सफर मच मोर, फर्स्टली इन द यूरोपियन मार्केट, क्योंकि इंडिया हैज अ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट, राइट? उनकी यूरोप के साथ, ईयू के साथ किसी की नहीं है, ना बांग्लादेश ना पाकिस्तान की कोई एग्रीमेंट, राइट? तो उनके जो जो टैरिफ चल रहे हैं आपस में केस बाय केस चल रहे हैं। तो यूरोपियन मार्केट्स में नुकसान होगा दोनों को। अमेरिकन मार्केट्स में पाकिस्तान की टेक्सटाइल्स को ज्यादा नुकसान होगा। पाकिस्तान की अमेरिकन मार्केट में बांग्लादेश की मार्केट को कुछ नुकसान होगा, बट वो कुछ मेकअप भी कर लेगा। मेजर नुकसान नहीं होगा, बट कुछ नुकसान डेफिनेटली होगा बांग्लादेश को रिगार्डिंग टेक्सटाइल्स, जो हम अभी स्पेसिफिकली बात करें। मतलब जी, मतलब टेक्सटाइल जो मेन बैकबोन समझी जाती है पाकिस्तान की, बांग्लादेश की भी लार्ज एक्सटेंट, अगर यूएस इंपोर्ट बांग्लादेश से और यूएस इंपोर्ट एंड ईयू इंपोर्ट जो है वो पाकिस्तान बांग्लादेश से कम होती है, तो इसका इम्पैक्ट तो डेफिनेटली होगा, बट टाइम वुड टेल। आप ये बता रहे हैं कि पाकिस्तान और बांग्लादेश की एक्सपोर्ट्स कितने हद तक इम्पैक्ट उनके ऊपर आता है और क्या आता है। लेकिन सर इसके साथ एक जरा थोड़ा सा हट के मुख्तलिफ क्वेश्चन है। इस वक्त स्ट्रेट ऑफ हॉर्मज के अंदर जो है, जो डेवलपमेंट्स हैं, और यूएस जो इस वक्त एग्रेसिव पोस्चरिंग है, बड़ी हैवी किस्म की पोस्चरिंग है। ईरान के साथ बातचीत जो चल रही है, वो ईरान को कह रहे हैं कि आप अपना न्यूक्लियर जो डील टोटल रोल बैक कर लो। ईरान इज नॉट इन द मूड टू डू दैट, बट देन सऊदी से कि सऊदी अरब कहता है कि अगर ये करेंगे तो इंडिया पाकिस्तान ने जिस तरह किया था कि इंडिया वेंट न्यूक्लियर, तो उसको देखा देखी टिट फॉर टैट पाकिस्तान ने किया था। तो I mean, they're not naming India Pakistan situation, but it is exactly India Pakistan situation, जहां पे सऊदी अरब कहता है कि जनाब अगर ईरान करेगा तो फिर हम भी अगले दिन क्या उसी दिन हम करेंगे। And शहजादा मोहम्मद बिन सलमान is quite crystal clear about it in his interview with 60 Minutes में उन्होंने ये बात कही भी है। लेकिन ईरान इज नॉट रेडी टू बाज, वो किसी सूरत भी रोकने पे तैयार नहीं है, और लग रहा है कि फिर जो है बड़ा मैसिव एयर स्ट्राइक्स सस्टेन्ड पीरियड के लिए होंगी, जिसका ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर तो इम्पैक्ट होगा, लेकिन साउथ एशियन इकोनॉमी के ऊपर क्या इम्पैक्ट होगा, खासतौर के ऊपर अफगानिस्तान के साथ जो इस वक्त इंडिया का कॉरिडोर, ट्रेड कॉरिडोर है, जो और रेयर अर्थ एलिमेंट्स जो अफगानिस्तान से लाया जा रहा है, वो ईरान चाबहार पोर्ट के ऊपर इंडिया की बड़ी इन्वेस्टमेंट है, बड़ी हैवी किस्म की इन्वेस्टमेंट है, वो कैसे इंपैक्ट करेगी इंडियन इकोनॉमी के ऊपर, अफगानिस्तान इकोनॉमी के ऊपर, ओवरऑल रीजन के ऊपर? ब्रीफली अगर आप सर इसके ऊपर बात करें तो। डेफिनेटली वो इम्पैक्ट करेगी। अगर ईरान को लेकर के कॉन्फ्लिक्ट हो जाता है, आई मीन यूएस अटैक्स, और फिर डिपेंड करेगा कि ईरान रिएक्ट कैसे करता है, बहुत बड़ी बात वो है। बट जो भी हो, कुछ ना कुछ तो रिएक्ट करेगा किसी भी लेवल पे, तो उसके चलते यस, इंडिया के लिए डेफिनेटली इट इज नॉट गुड न्यूज इन दैट सेंस, हमारे लिंकेजेस टू अफगानिस्तान, बट इन टर्म्स वो स्ट्रेटेजिक सेंस में, बट इन टर्म्स ऑफ हमारी इकोनॉमी में क्या फर्क पड़ेगा, आई डोंट थिंक मच फर्क पड़ेगा, क्योंकि अफगानिस्तान के जरिए हम जो भी कर रहे हैं, अभी हम बेबी स्टेप्स ले रहे हैं, वी आर ग्रोइंग दैट,
तो उसका इम्पैक्ट ज्यादा होगा इन टर्म्स ऑफ, मान लीजिए जियोपॉलिटिकल कह सकते हैं, कनेक्टिविटी एस्पेक्ट से हम कह सकते हैं, और जो फ्यूचर के लिए जो स्टेप्स लिए जा रहे हैं कनेक्टिविटी और रिश्तों को इम्प्रूव करने के लिए और उनमें मोमेंटम लाने के लिए, उस पर पॉज पड़ जाएगा अभी फिलहाल। क्योंकि अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो या एज इट सीम्स अमेरिका ने जितनी फायर पावर असेंबल करी, आई थिंक इसने इराक इन्वेजन के बाद पहली बार इतनी सारी फायर पावर इस रीजन में कर रहा है। जब सद्दाम पे अटैक हुआ था तब अमेरिका ने इतनी इस तरह की फायर पावर असेंबल करी थी, शायद तब भी इतनी ना करी हो, करी थी, उस लेवल की हो गई है अभी यहाँ पे अक्यूमुलेट। द इशू इज एज यू नो, जैसे आपके ऑब्वियसली व्यूअर्स अच्छे से भी जानते होंगे, ईरान के लिए केवल इशू, और इस पूरी इशू में केवल ये न्यूक्लियर का इशू नहीं है। इशू है कि आप अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम रोक देंगे, बंद कर देंगे, एनरिच जो यूरेनियम आप थर्ड कंट्री भेज देंगे, पर उसके अलावा है कि आप अपने मिसाइल्स की डेवलपमेंट रोकेंगे, राइट? मिसाइल्स की डेवलपमेंट, R&D, टेस्टिंग जो भी कहिए, सब आप रोक देंगे, और रीजनल प्रॉक्सीज को आप करेंगे, कुछ नहीं हेल्प करेंगे। रीजनल प्रॉक्सीज को भी अलग रखिए। मेन इशू तब आती है ना कि आप अपने मिसाइल्स और डिलीवरी व्हीकल्स की टोटल R&D डेवलपमेंट रोक देंगे, तो इट्स नॉट ओनली न्यूक्लियर कि न्यूक्लियर एनरिचमेंट आप कहां जा रहे हैं। तो ऐसे में देखते हुए तो अभी ये लग रहा है कि आई मीन अमेरिका ने असेंबल तो कर लिए सारे पीसेस by this weekend. Apparently the US all arms of the US military machine are ready and in place, or without doubt the amount of weaponry or sophisticated munitions जो अमेरिका के पास है, वो तो continuous wave upon wave of attack कर सकते हैं। अब एक आ रहा है कि it's being said the decision to be taken is okay, if to attack, then when to attack, and then what to do in the attack. क्या इस अटैक में ईरान की सारी पॉलिटिकल और मिलिट्री लीडरशिप को मारने का इनका इंटेंशन है? दैट्स वन। ओके, इज द आइडिया दैट दे विल वाइप आउट द इरानियन पॉलिटिकल लीडरशिप, which includes of course the ayatollahs and the Islamic spiritual leadership as well as the military leadership. Now या फिर जैसे पिछली बार करा था 12 दिन का ईरान के इरानियन स्ट्रेटेजिक एसेट्स को करेंगे, बट मुझे ये लगता है, इट सीम्स टू मी दैट दिस इज परहैप्स नेतन्याहू's only and one of the remaining chances in his lifetime to उसके हिसाब से to take care of the Iranian issue. नेतन्याहू पूरी जिंदगी इसमें लगा रहा है कि ईरान हमारा जानी दुश्मन है, इसे हमें रोकना है, खत्म करना है। इससे बेहतर टाइम शायद नेतन्याहू कभी नहीं मिलेगा। So Netanyahu is pushing to the whole extent possible. Yes, there are variables, but variable यही है कि how will Iran react और ईरान की कितनी capability है to react. सर इन एनी केस ऑयल प्राइसेस तो जो है वो ऊपर जाएंगी, स्काई रॉकेट करेंगी, उसको मैनेज करने का एक इशू जरूर है, और इंडिया के ऊपर भी इंपैक्ट होगा और ग्लोबल इकोनॉमी के ऊपर भी इंपैक्ट होगा ही होगा सर। और डेफिनेटली होगा। और बाय द वे इससे ट्रंप को थोड़ी प्रॉब्लम है, क्योंकि अगर ऑयल प्राइसेस ऊपर जाती हैं, वन ऑफ द थिंग्स दैट ट्रंप वांट्स इन अमेरिका इटसेल्फ इज कि इन्फ्लेशन नीचे रहे, ऑयल की प्राइसेस कम रहे, उसकी मिड टर्म सामने आने वाली है, राइट? एंड अमेरिकन इकोनॉमी चाहे जो भी चल रही है, आई मीन इन सम सेंसेस दे आर डूइंग गुड, बट इन सम सेंसेस दे आर नॉट डूइंग गुड एट ऑल। तो अगर ऑयल मार्केट्स एब्सोल्युटली जैसे यहां से इस गल्फ ऑफ हॉर्मुज से और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से अराउंड 20% ऑफ द वर्ल्ड्स ऑयल सप्लाई गोस, ओके, एंड आल्सो नेचुरल गैस, और हमारी भी आती है। हमारा जो नेचुरल गैस कतर से आता है, सारा यहीं से आता है, अराउंड 60 to 80% ऑफ नेचुरल गैस, और हमारा जो क्रूड ऑयल भी है, और सऊदी अरेबिया का भी जो मेजर शिपिंग ऑफ द ऑयल इज फ्रॉम दिस साइड ऑफ द कोस्ट, ओके, जो ज्यादा वो वर्ल्ड वाइड एक्सपोर्ट्स करते हैं। फिर कुवैत का हो गया, इराक का हो गया, तो दिस विल एब्सोल्युटली इम्पैक्ट द ऑयल प्राइसेस। बट ये भी है कि कितने दिन तक चलता है, एंड देन सो कितने दिन तक चलता है, दैट इज द की ना, हाउ Iran retaliates. One more thing, and if Iran retaliates, if Iran comes down कि मेरी तो सारी leadership eliminate कर रहे हैं, then maybe they start firing missiles in all directions wherever they can reach, which could include Saudi Arabia also. Why not? And that is the worry, which could include Emirates, of course, is much nearer also, and that is why these regions are kind of very on their toes. But one more thing, many of these Arab countries say that they will not give the airspace or set up to American military machine, but I'm very doubtful of it. When the time comes, they all open up the airspaces, look the other way around, let the Americans do what they do. That's what these states have done always, and probably they will do. Last thing I'll say, it will depend
what America wants to achieve and what is the goal. If the goal is okay, you eliminate all top leaders, you cannot eliminate all. Okay, fine, you may be able to eliminate some, several, many. But the point is that as long as the Revolutionary Guard stays with the Islamic, let's say, yeah, with the Islamic leadership, because Revolutionary Guard का founding principle is to preserve the revolution. If they stay with that, and they're about 1.5-2 लाख है उनके, and सारे drones are with them, उनको करना पाए, but within the country they will still hold the power if they want to, really just say come down, like in this recent past they've done with the iron hand. So it's a very complex situation. I think still the question being asked, as आप भी अच्छे से जानते होंगे और आपके I think viewers भी बहुत अच्छे से जानते होंगे कि ये कि अमेरिका ये कह तो रहा है अटैक तो करेगा, बट व्हाट इज द एंड गेम, चाहता क्या है अमेरिका इसके बाद, या क्या होगा? आई गेस वो हम पश्तो में कहते हैं द गज़ द मैदान दे, मैदान भी हाजिर है, घोड़ा भी हाजिर है, देखते हैं फिर ये किस तरफ जाते हैं। लेकिन इसमें तो कोई शक नहीं है कि ये जो आपने अप्रीहेंशंस बताए हैं, ये अमेरिका में बाय एंड लार्ज ये अप्रीहेंशंस मौजूद हैं। और प्रेसिडेंट ट्रंप ने नवंबर में जाना है मिड टर्म के ऊपर भी, इलेक्शंस के अंदर जाहिर बात है इट इज ऑल गोइंग टू हैव एन इम्पैक्ट, बट बिकॉज ऑफ पॉसिटिव ऑफ टाइम सर मूविंग फॉरवर्ड, आप ट्रंप के ऊपर बात कर रहे हैं, ट्रंपटोपिया आपने किताब भी लिखी हुई है, और जब हम ट्रंप के बारे में बात करते हैं तो बड़ा विजिबली ट्रंप की पर्सनालिटी को आपने स्टडी किया है, उस पर किताब भी आपने लिखी है। अब प्राइम मिनिस्टर मोदी का अपना एक रिलेशनशिप जो है ट्रंप के साथ, वो इंडियन मार्केट के ऊपर बेस करता है, ट्रेड डील के ऊपर बेस करता है, एक वाइब्रेंट इकोनॉमी के तौर के ऊपर इंडिया जो है वो अपने आप को प्रेजेंट करता है। जाहिर बात है प्रेसिडेंट ट्रंप अकॉर्डिंगली उसको डील करता है। लेकिन पाकिस्तान के में और पाकिस्तान में जो आसिम मुनीर रजीम है, जो कि एक तरफ चाइना के साथ बैलेंस आउट कर रही है अपने रिलेशनशिप, और दूसरी तरफ जो है वो डोमेस्टिक उनके अपने जिस तरह के जो मामला चल रहे हैं, विजिबली पाकिस्तानी इकोनॉमी जो है वो इस वक्त एक बेल आउट से दूसरे बेल आउट के ऊपर चल रही है, और उसमें अपीजमेंट टुवर्ड्स टिपिकल प्रेसिडेंट ट्रंप की तरफ नजर आती है। और लोग कहते हैं कि जी प्रेसिडेंट ट्रंप के जो पाकिस्तान में लोग कहते हैं कि जी शहबाज शरीफ को, जो कि इलेक्शन रिगिंग, कॉमनवेल्थ रिपोर्ट के मुताबिक इलेक्शन रिगिंग के बाद एक रजीम आई है जो लेजिटिमेट रजीम किसी तौर भी मानी नहीं जा सकती, और उसमें शहबाज शरीफ साहब के ऊपर मजाक किया जाता है कि बूट पॉलिश करते हैं फौजी इस्टेब्लिशमेंट के, और इस वजह से इनको जो है वो पावरफुल पोजीशन में मिला है। लेकिन प्रेसिडेंट ट्रंप को भी पता है कि असल पावर जो है वो इस वक्त आर्मी चीफ के पास है, जो इस वक्त सीडीएफ अपने आप को उन्होंने प्रमोट कर लिया इंडिया के साथ जंग करके, और वो इसलिए उनका नाम भी लेते हैं। फेवरेट फील्ड मार्शल बोला, एक दफा ग्रेट गाय बोला, लेकिन विजिबली एक अपीजमेंट नजर आ रही है, एक तरफ तो खुशामदी नजर आ रही है, और बूट पॉलिश पाकिस्तान में कहा जाता है, चेरी ब्लॉसम भी उनको कहा जाता है, वजीर आजम लगे में अब वो पाकिस्तान के, लेकिन असल में तो रिप्रेजेंट जो है पाकिस्तान के मिलिट्री रजीम को कर रहे हैं। लेकिन सदर ट्रंप के ऊपर लगता है कि ये इनका काम, इनकी पॉलिसी जो है जो अपीजमेंट की, ये काम आ रही है, काम कर रही है, तभी सदर ट्रंप ने इनको अपने पास बिठाया हुआ होता है और इनकी तारीफ वगैरह भी कर देते हैं। क्या लगता है आपको कि क्या ये पॉलिसी वाकई काम करी है, या सदर ट्रंप सिर्फ अपना काम निकलवा रहे हैं अपने, मतलब इंडिया को, आई वोंट लव शायद बहुत क्रूड हो, लेकिन इंडिया को जहां पे बुली करना था वहां उन्होंने आसिम मुनीर और पाकिस्तानी रजीम के जरिए बुली किया, और ट्रेड डील हो गई है अभी, लेकिन उसके बावजूद आपने उनको जेट्स जो हैं वो राफेल आपने कर लिए, फ्रांस के साथ कर लिए हैं, वो तो लॉकहीड मार्टिन का इंतजार कर रहे थे कि वो आप वहां पे F-21 रैप्टर्स के पीछे जाएंगे, तो वो आप लोगों ने नहीं किया। टाटा और जो लॉकहीड मार्टिन का डिफेंस एग्रीमेंट था, बड़ा मेगा डिफेंस एग्रीमेंट था, उसके बाद उन्होंने एक और जहाज इंडिया का गिरा दिया है अभी रिसेंटली, डे बिफोर यस्टरडे। तो ये क्या प्रेसिडेंट ट्रंप यूज कर रहे हैं पाकिस्तानी रजीम को टू कीप इंडिया इन लाइन, या पाकिस्तानी रजीम आसिम मुनीर की बड़ी सक्सेसफुली ये डिप्लोमेसी जो है थ्रू अपीजमेंट और व्हाटएवर प्रेसिडेंट ट्रंप की पर्सनालिटी को यूज करते हुए, ऑफ कोर्स क्रिप्टो के ऊपर बात आती है कि उनकी क्रिप्टो फर्म्स के साथ डील करके वो बड़े अच्छे से मैनेज कर रहे हैं अपने मामलात को। क्या लगता है आपको सर? देखिए, कपल ऑफ थिंग्स। एक तो इंडिया को बुली करना, एंड श्योर वी आर ऑल, हम देख रहे हैं दुनिया में सबको पता है, शब्द हार्ड हो टफ हो कोई बात नहीं, वी आर एब्सोल्युटली अवेयर जो हो रहा है।
इंडिया को कितना बुली करना है या उसलिए पाकिस्तान को ये करना है वो अलग रखिए, बट आई डू थिंक दैट टू सम एक्सटेंट आप इसे जो भी कहें, एक और वर्ड होता है चापलूसी, राइट? तो वो चापलूसी की स्ट्रैटेजी पाकिस्तान के लिए फिलहाल काम कर रही है, और ट्रंप की पर्सनालिटी है, वो ये चाहता है। ट्रंप ये चाहता है, उसका जो अपना विचार है कि वो जो भी कर रहा है इज द ग्रेटेस्ट बिगेस्ट थिंग सिंस एवर, कि जो भी वो प्रोजेक्ट करे, जो भी वो कदम उठाए, या तो जॉर्ज वॉशिंगटन ने ऐसे कभी करा था, उतना बड़ा काम कर दिया इसने, या रोनाल्ड रीगन से भी ज्यादा बड़ा काम कर दिया। तो इसको अपनी लेगेसी तो अलग रखिए, बट प्रेजेंट में इसको अपनी इतनी इन्फ्लेटेड या जितनी बड़ी से बड़ी ये अचीवमेंट दिखा सके करे, वन। सेकेंडली, उसमें पाकिस्तान चापलूसी करके, बट या पाकिस्तान अगर मैं कहूं अपने हिसाब से जो जहां फिलहाल है उस हिसाब से मैक्सिमम यही कर सकता है और कर रहा है। अपने लिए जो पाकिस्तान को करना चाहिए अपने सेल्फ इंटरेस्ट में, अब उसे चापलूसी करनी पड़े तो वो कर रहा है। इश्यू ये है कि पाकिस्तान के पास अपना खुद का कोई वजन नहीं है। आज की दुनिया में इंटरनेशनल रिलेशंस में आप सब जानते हैं द टर्म कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर, राइट? अब कॉम्प्रिहेंसिव नेशनल पावर से हट करके दुनिया हो गई एक तरह से कॉम्प्रिहेंसिव नोडल पावर। सारे देश एक तरह से नोड हैं, ठीक है, नेटवर्क है, कनेक्टेड है, पर बात यह कि आपके नोड में कितना वजन है। ओके, पाकिस्तान के पास अनफॉर्चुनेटली अपने नोड में वजन नहीं है। पाकिस्तान इटसेल्फ एज अ इकोनॉमिक इंफ्रास्ट्रक्चर कहें, जो सारी चीजें कहें, वो उसके, तो इसीलिए पाकिस्तान इधर से उधर झूलता है। कभी इफ यू लुक बैक पिछले 30 इयर्स, पाकिस्तान अपनी ज्योग्राफी को लीवरेज करता है। ओके, ठीक है, तालिबान नेटो ने जाना है तो हमारे तरफ से जाओ, अफगानिस्तान हमें इतना रेंट देते जाओ। ओके, ठीक है, काम चल रहा है। तो फ्यूडल सिस्टम रहा, अवाम पे, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कोई इन्वेस्टमेंट्स नहीं हुई। फिर आपके एक प्राइम आई थिंक फाइनेंस मिनिस्टर शौकत अजीज आए अर्ली 2000s में, उन्होंने ये पॉलिसी को इंस्टीट्यूशनलाइज कर दिया एक तरह से कि हमारे जो स्टेट के एसेट्स हैं उनके अगेंस्ट लोन लेना शुरू कर दिया, तो लोन कुछ वहां से आ गए। आपके जो मोटरवेज है, उन मोटरवेज के जो टोल कलेक्ट होने होते हैं उनको डेट सर्विसिंग के बजाय न्यू लोन्स में डाल दे रहे हैं, राइट? इस्लामाबाद एयरपोर्ट एंड काफी एयरपोर्ट्स के पोर्शंस को एक तरह से गिरवी रखा, वापस आए। फिर चाइना का सीपेक कॉरिडोर है, आपको कॉरिडोर बनाना, चलिए यहां से जाइए, हमें इतना देते चाहिए। सऊदी और एमिरेट से ओके हमारा क्राइसिस हो गया। तो पाकिस्तान झूलता रहता है इधर से उधर, इधर से उधर, कि मेरे को कहीं से मैं कुछ करूं, निस्बत की पाकिस्तान ने जो अपनी सेल्फ वर्थ बनाने का प्रयास करे। एंड आई थिंक दैट इज व्हाट्स अनफॉर्चुनेटली हर्टिंग पाकिस्तान, क्योंकि आप जहां भी देखें, जो हमें दिखता है पाकिस्तान में, जहां भी जो हर आपकी प्रोविंसेस में परेशानी है, प्रोटेस्ट, इंसर्जेंसीज हो रही है, ऑटोनॉमी की डिमांड इसलिए हो रही है कि डेवलपमेंट हुई नहीं। तो ये जो फ्यूडल सिस्टम चलता रहा बिटवीन द एलीट, दैट हैज बीन रनिंग द गेम। नाउ व्हेन पाकिस्तान डजंट हैव एनीथिंग ऑफ इट्स ओन, तभी वो इधर से उधर। सो नाउ ट्रंप आया, यस इट इज नॉट, इनफैक्ट आई वुड ऑनेस्टली से, ये जो आपके मुनीर और शाहबाज शरीफ कर रहे हैं, मेरी किताब में 1/3, मेरी 770 पेज की किताब है, 1/3 है हाउ शुड वर्ल्ड लीडर्स टैकल ट्रंप। आई वुड से दे आर डूइंग अ लॉट ऑफ थिंग्स व्हिच आई हैव सेड इन दिस बुक। वो आपकी किताब ने मरवा दिया हमें सर। नहीं सर, नहीं, मैं असलियत है। देखिए बात ये, अगर आप पॉइंट इसकी, आपको करना क्या और आपकी क्या जरूरत है। मैं तो किताब इसलिए लिखी ना कि अगर आपको कुछ करना है तो कैसे आप अचीव करो। फ्लैटरी करो, बिल्कुल विदाउट डाउट, ये करो वो करो, उसके फैमिली के साथ नेटवर्क करो, अंदर घुसो भाई, अगर आपको करना है। ये भी हो सकता है मुझे अमेरिका से कुछ करना ही नहीं, जब होगा देखा जाएगा। भाई नॉर्थ कोरिया किम तो बॉदर नहीं कर रहा ना, बहुत कंट्रीज हैं जो बॉदर नहीं कर रही है, बट अगर कोई कंट्री है जो हल्की है, बहुत ज्यादा हल्की है, उसको ट्रंप को इंप्रेस करना है तो कैसे करे? उसके नाम की स्टैच्यू बना दो। स्लोवाकिया में या कहा इन्होंने एक लेक, पीस प्रोसेस चल रहा था, उस लेक का नाम कर रहे थे ट्रंप लेक। ट्रंप लाइक्स दैट। आपको उसकी पर्सनालिटी की चीजें पता है, तो आपके जो जनरल मुनीर एंड कंपनी एंड ऑल, इनको उन चीजों का आइडिया है, सबको है दुनिया में, ये ज्यादा है, पर इन्होंने तेजी से वो चला, तो इन्हें शॉर्ट टर्म में तो भी फायदा हो रहा है, राइट? ऑप्टिक्स में, ऑप्टोपॉलिटिक्स कह लीजिए, दुनिया की जियोपॉलिटिक्स के ऊपर जो ऑप्टोपॉलिटिक्स से फायदा हो रहा है। बट पॉइंट इज अगेन, ये इसी में बहकावे में जा रहे हैं, हाँ भाई हमारा ये हो गया वो हो गया। काम ये कर रहे हैं ट्रंप के लिए, ओके। अपने देश के अंदर क्या बेनिफिट ला रहे हैं? बेनिफिट ला रहे हैं कि अपनी कंट्री के अंदर क्या इंफ्रास्ट्रक्चर से कमा रहे हैं। अभी ये जो बोर्ड ऑफ पीस है फॉर एग्जांपल,
सर इंडिया क्यों नहीं है पार्ट ऑफ बोर्ड ऑफ पीस सर, ये भी साथ सवाल है ना। नहीं, उसमें तो इंडिया का मेरे विचार से बड़ा क्लियर है। बोर्ड ऑफ पीस में ट्रंप ने जो उसका मैंडेट या विजन या एम कहा है कि दुनिया भर में जहां कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं हम वहां जाकर के पीस में मदद करेंगे। अब कश्मीर एक इशू है, तो बोर्ड ऑफ पीस कल को जाके ट्रंप बोले मैं कश्मीर में करूंगा, तो इंडिया डज नॉट वांट दैट। सो इंडिया टू माय माइंड विल नॉट जॉइन बोर्ड ऑफ पीस। हालांकि हमने कल ऑब्जर्वर भेजा है इस मीटिंग में, बट इट डज नॉट सर्व इंडिया टू जॉइन द बोर्ड ऑफ पीस, क्योंकि इसमें बोर्ड ऑफ पीस में ट्रंप तो चेयरमैन है ना। देखिए ट्रंप की पर्सनालिटी, अगेन गोइंग बैक टू अंडरस्टैंड ट्रंप एक तरह का अमेरिकन कल्चर में या मूवी या बुक थी गॉडफादर, राइट। माफिया होता है न्यूयॉर्क में, और अमेरिकन कल्चर में गॉडफादर और इनको बहुत रोमांटिकली देखा जाता है, जो कि एंटी गवर्नमेंट होते हैं, सरकार से छीन के गरीबों को देते हैं, रॉबिन हुड काइंड ऑफ थिंग, राइट। तो ट्रंप अपनी वैसी इमेज प्रोजेक्ट करता है कि आई एम आउटसाइडर, मैंने आके सरकार का सिस्टम हिलाया, मैं ये कर रहा हूं वो कर रहा हूं। तो ट्रंप इज लाइक अ डॉन फादर। तो उसको अपने आसपास बंदे चाहिए कंप्लीटली लॉयल, जिनको वो ट्रस्ट करे। माफिया डॉन भी ज्यादा कुछ होते हैं, इसने अपने बच्चों को, अपने बिजनेस में भी इसके बच्चे रहे इसके साथ टोटल। अब जब ये सेकंड प्रेसिडेंसी में तो और ज्यादा, इसकी सरकार में भी इसी की फैमिली है, इसी के आसपास, तो उनमें एंट्री करना, उनसे नेटवर्क करना इत्यादि, दीज आर सम थिंग्स व्हिच आर ऑब्वियस। बट कमिंग बैक टू पाकिस्तान, so Pakistan, sure, I mean, बलूचिस्तान ओके, क्रिटिकल मिनरल्स है। ईरान बॉर्डर, ठीक है, आपको ईरान को डिस्टेबलाइज करना है, वी कैन लुक द अदर वे, यू कैन मे बी सेंड योर एजेंट्स और वेपन्स और मनी थ्रू द इरानियन बॉर्डर टुवर्ड द बलूच ऑन द अदर साइड, जो वहां इंसर्जेंसी चल रही है उसको प्रमोट करने को, जो कुछ करने को। एंड देन गाजा में होना है, तो इनिशियली बात तो ये भी हो रही थी कि पाकिस्तान शायद कुछ अपनी फोर्सेस कमिट करेगा, बट इट सीम्स ऑपोजिशन विद इन पाकिस्तान हुई है काफी, और जो भी न्यूज आ रही है उसमें पाकिस्तान फोर्सेस का मेंशन नहीं है, इंडोनेशियन है, अल्बेनियन इत्यादि है, बट पाकिस्तान ने वहां भी कुछ ना कुछ, तो पाकिस्तान इन दैट सेंस, या श्योर, आई मीन आई हैव नो दिस थिंग हेजिटेशन एक्नॉलेजिंग, इन्होंने कुछ चीजें अच्छी गोटियां फिट करी हैं, बट द पॉइंट इज इन गोटियों से आपको फंडामेंटली आपकी कॉम्प्रिहेंसिव नोडल पावर में क्या फायदा हो रहा है? यू आर नॉट गेटिंग, आई मीन एनी, यू आर नॉट मूविंग अहेड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, इंफ्रास्ट्रक्चर प्लानिंग अपने देश के अंदर अपने लिए। जहां तक बोर्ड ऑफ पीस, बैक अगेन, यस, बोर्ड ऑफ पीस, आई थिंक इंडिया विल नॉट, आई थिंक इंडिया शुड नॉट, ये मेरा ओपिनियन है। इंडिया कर ले कल को पता नहीं, बट आई थिंक इंडिया शुड नॉट, क्योंकि हाँ, कमिंग बैक, ट्रंप चेयरमैन है इसका, एंड फॉर लाइफ इन अ वे, ओके। तो अगर तो ऐसी जो संस्था या ऑर्गेनाइजेशन होती है, वी अंडरस्टैंड कि वहां चेयरमैन इज ऑल पावरफुल, तो कल को ये बोले जी कश्मीर इशू को लेकर के हमें बात करनी है, हाँ भाई, India will not absolutely like that. That's why we are not in the board of peace. Sir, very finally, would India like to see Imran Khan back into power in Pakistan? क्या हिंदुस्तान इमरान खान को वापस पाकिस्तान में वजीर आजम देखना चाहेगा? क्या लगता है आपको? I think we would very, very much like, let's say, ट्रांसपेरेंट फेयर, जैसे भी कहा जा सके, इलेक्शन हेल्ड इन पाकिस्तान, डेमोक्रेटिक इलेक्शंस, एंड उन इलेक्शंस में हमें ये दिखता है कि इमरान खान कुड बी बैक, बिकॉज इमरान खान का पॉपुलर सपोर्ट ज्यादा है, एंड वी वुड वेरी मच लाइक टू सी हिम बैक इन पावर, बिकॉज वी होप दैट व्हेन ही कम्स टू पावर दिस टाइम, हैविंग ओवरकम द करप्ट एलीट who are leading the country towards, केवल अपनी ग्रैंडिफिकेशन एंड using terror as a tool of the state, तो we hope that when Imran Khan comes, अगर तो वो ये चीजें उसके जहन में होंगी, he will now this time come out a much more wiser, everyone is wise, I will say, but a much more evolved person who will want good relations with India, and we will reciprocate absolutely. थैंक यू सो वेरी मच रॉबिंदर सचदेव जी। आपसे हमारा टाइम सिर्फ 20 मिनट्स था और ये 44 डबल हो गया, बट द डिस्कशन वाज वेरी इंटरेस्टिंग एंड वी विश के वी कंटिन्यू दिस डायलॉग, बिकॉज बात होती है तो बात बनती है। बहुत बहुत शुक्रिया रॉबिंदर सचदेव साहब। थैंक यू, प्लेजर विद यू। आप बात करते गए तो वक्त निकलता गया। थैंक यू, प्लेजर वंस अगेन आपके व्यूअर्स के साथ। गुड लक सर। थैंक यू सर।